नमस्कार दोस्तों, हमने हमारे 8th क्लास की साइंस की 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और आज जो हमारे पिछले हमने 3 चैप्टर के अलग से क्वेश्चन आंसर देखे थे, आज चौथा, पांचवा और छठा, इन तीनों चैप्टर के हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से आने वाले है, उन प्रश्नों का हम यहाँ पर हल ढूंढेंगे। अब जो हमारा जो चौथा पार्ट था धातु वाला और अधातु वाला, उसमें से हम पहला जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें यह है कि पहली की कौन सी ऐसी धातु है जिसको चाकू द्वारा काटा जा सकता है। आसानी से किस धातु को चाकू द्वारा काटा जा सकता है। ये दो धातुएं होती है, एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम, इन दोनों धातुओं को आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। धातुएं, हमने देखा कि धातुएं ठोस होती है, धातुएं द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो अपवाद स्वरूप द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है Hg या मरकरी, जिसे साधारण भाषा में पारा भी बोलती है। पारा या मरकरी या Hg एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। हमने पहले भी पाठ जब पढ़ा था उस समय चर्चा की थी कि सोडियम धातु को हमेशा, सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन के अंदर डुबोकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम धातु जब खुले वातावरण में रखा जाता है तो वो आसानी से ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण जल्दी ही आग पकड़ लेता है। सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं हैं, जो अगर खुले में ऑक्सीजन के संपर्क में आने या वातावरण में उपस्थित नमी के संपर्क में आते हैं या जल के संपर्क में आते हैं तो जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। इस कारण इन धातुओं को, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अब अगला सवाल है कि धातु अम्लों और क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि धातु हैं जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करते हैं। अब क्या बनाते हैं हम देखेंगे। पहले कि धातु जो अम्लों से अभिक्रिया जब करते हैं तो अम्लों के ऑक्साइड बनाते हैं, धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि कॉपर है, जो जैसे कि अम्ल से अभिक्रिया करता है H2SO4 से, तो ये ऑक्साइड बनाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन भी करेगा। और जो पहला है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं, और धातु क्षार से अभिक्रिया करके क्षार ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या होता है जब तनु H2SO4 को कॉपर की प्लेट पर डाला जाता है। तनु H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर कॉपर की प्लेट पर डालेंगे तनु को, तो कॉपर जो सल्फेट से क्रिया करके कॉपर सल्फेट बनाएगा CuSO4, कॉपर सल्फेट का निर्माण करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हमने देखा कि कॉपर हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो कॉपर से क्रिया करके कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करेगा। अब है कि क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। लोहे की कील को, लोहा जो आयरन Fe, आयरन को अगर कॉपर सल्फेट विलयन में डाले तो सल्फेट आयरन FeSO4 में बदल जाएगा और कॉपर का निर्माण करेगा साथ में। अब देखते हैं हम, जो हमारा पांचवा चैप्टर था उसमें से जो पहला सवाल है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। हमने देखा कि जीवाश्म ईंधन पुराने समय में जब वन या बड़े बड़े जंगल जब धरती के नीचे दब गए थे तो उस समय वो कई सालों तक उच्च दाब और उच्च ताप के कारण धीरे धीरे कोयले या पेट्रोलियम ऐसे पदार्थों में परिवर्तित हुए। तो हमने देखा कि ये समाप्त होने वाले, हमने दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन पढ़े थे, एक थे अक्षय और एक थे समाप्त होने वाले सीमित संसाधन। तो अब जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त होने वाले संसाधन क्यों है? क्योंकि जीवाश्म ईंधन, अब उस समय वन में कई बहुत सारे जंगल, वन, पेड़ पौधे जमीन के नीचे दब गए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये बढ़ते ही जाएंगे, नीचे फैलते जाएंगे। एक समय तो ऐसा आएगा कि इसका उपयोग करते करते अंत में खत्म हो जाएगी। तो जीवाश्म ईंधन, अब जीवाश्म नीचे जो दबे है अंत में मानव के उपयोग करने से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसी कारण है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, इनका ज्यादा उपयोग करने से धीरे धीरे जमीन के अंदर इनकी समाप्ति हो जाएगी।
अगला सवाल है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लिया जाता है। हमने देखा कि कोल तार जो था एक कोयले का उत्पाद था, उसका उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया गया था। लेकिन उसके बाद में इसके साथ में पेट्रोलियम का एक उत्पाद था, उसका नाम था बिट्टूमेन। बिट्टूमेन जो एक पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पाद है, उसका उपयोग सड़क निर्माण के लिए कोल तार के साथ में उपयोग लिया गया था। अब इसका है कि सीएनजी और एलपीजी गैस का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। हमने पढ़ा था कि ईंधन जो कोयला है, लकड़ी है या जो पेट्रोलियम ईंधन है, इनका उपयोग करने से इनमें कार्बन का निष्कासन होता है, सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये जो कार्बन है, सल्फर के ऑक्साइड है या विषैली गैसें है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें वातावरण को प्रदूषित करती है। और इसी के हल के लिए वर्तमान में सीएनजी और एलपीजी, सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग वाहनों में या ईंधन के रूप में किया जाने लगा। क्योंकि इन गैस में ऐसा कोई भी प्रदूषक या प्रदूषित पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, ये गैसें अवाष्पित होती है या कोई ऐसे पदार्थ का निर्माण नहीं करती है। और इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है कि विद्युत उपकरण के संबंध में आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता। हमने देखा कि कहीं पर आग लग जाती है, बड़े भवनों में या फैक्ट्रियों में कहीं पर आग लगती है, तो उस आग को जल के द्वारा बुझाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि विद्युत उपकरणों में अगर आग लग जाए तो उस पर जल का छिड़काव नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब विद्युत उपकरणों के ऊपर जल छिड़का जाएगा तो विद्युत में जल का चालन हो जाएगा, जिससे आग ज्यादा फैलेगी। क्योंकि जल में विद्युत का चालन होने लगा, जिससे आग ज्यादा फैलेगी। अब इसका निवारण कैसे किया जाता है। इसका निवारण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उपयोग में लिया जाता है। मतलब विद्युत उपकरणों में जो आग लगती है, उस आग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा बुझाया जा सकता है, बल्कि जल के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। क्योंकि जल में विद्युत का चालन होने लगता है, जिससे आग ज्यादा फैलेगी। अब हमारा अगला सवाल है कि ईंधन की ऊष्मीय मान का मात्रक। हमने देखा ईंधन के 1 किलोग्राम जो ईंधन होता है, उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा के मान को ईंधन का ऊष्मीय मान बोलते हैं। और इसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई, वो कहलाता है उसका ऊष्मीय मान। और इसका मान मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला जो सवाल है कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। अब देखा कि हमने अभी अभी पिछले सवाल में देखा कि विद्युत उपकरणों में और जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, तेलीय पदार्थों के द्वारा जो आग लगती है, उस आग को बुझाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बुझाती है आग को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, वो जब किसी आग पर छिड़की जाती है तो वो ऑक्सीजन को दूर कर देती है और उस आग को कंबल की तरफ लपेट लेती है। और कंबल की तरह लपेट कर उस के पास में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने देती है, जिसके कारण आग बुझ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करने का फायदा यह भी है कि यह गैस किसी भी, जैसे कि किसी फैक्ट्री में आग लग गई तो वह पास में जो उपकरण है या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर जल का छिड़काव करेंगी तो पास में नुकसान हो सकता है, और इसकी बजाय इसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव करेंगे तो उस पास में पड़े उपकरणों को नुकसान नहीं होगा। अब है कि विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग क्या है। हमने कल पढ़ा था कि जैसे जैसे उद्योगों में, फैक्ट्रियों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें, सल्फर के ऑक्साइड, ये गैसें वातावरण में जब निकलती जाती है, पैदा होती जाती है पृथ्वी पर, तो उसके कारण धीरे धीरे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण जो बर्फ वाले इलाके हैं, जो हिमालय का क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वो बर्फ धीरे धीरे पिघलती जा रही है। और उस बर्फ का जल जब पिघलेगा तो समुद्रों की ओर बढ़ेगा। समुद्रों की ओर बढ़ने के कारण समुद्री स्तर बढ़ता जा रहा है, और समुद्री स्तर बढ़ने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में बाढ़ या धरातल पूरा जल से ग्रसित हो जाएगा। और यही है वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, वो समस्या यही है कि पृथ्वी का ताप बढ़ने से बर्फ पिघल रही है और जल पृथ्वी पर बढ़ रहा है। समुद्री जल बढ़ने से बाढ़ का खतरा है। और अगला जो सवाल है कि अम्लीय वर्षा के कारण बताइए। हमने पढ़ा था कि सल्फर की ऑक्साइड
फैक्ट्रियों में सल्फर जो होती है, सल्फर को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, फैक्ट्रियों में सल्फर का उपयोग किया जाता है, तो वहां सल्फर की ऑक्साइड, जैसे कि SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड, सल्फर की जो ऑक्साइड है वो जब हवा में उड़ते हैं तो वो बादलों से, वर्षा के जल से क्रिया करके अम्लों का निर्माण करते हैं। अम्लों का निर्माण करने के कारण वही वर्षा अम्लों के रूप में धरती पर पड़ती है, और धरती पर पड़ती है तो ये वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्ल आपने पढ़ा है, अम्ल सुना ही होगा, तो ये वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। और अम्लीय वर्षा के कारण जमीन बंजर हो जाती है, और जमीन के बंजर होने के कारण वहां पर खेती का उपजाऊपन कम हो जाता है, और इसी के कारण अम्लीय वर्षा हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और आपने देखा होगा एक जो ताजमहल की जो इमारतें हैं वो अम्लीय वर्षा के कारण वर्तमान में कलर चेंज हो रहा है, वो पुरानी होती जा रही है। तो दोस्तों हमने ये सवाल देखे जो इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल थे, हमने इन 3 चैप्टर के देखे। तो दोस्तों अगर ये सवाल, इनमें से अगर आपको ये सवाल प्राप्त करने हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सवाल आपको PDF के रूप में मिल जाएंगे। और आगे भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके अगर आपको सुझाव नहीं मिल सकता है, मिलेगा किसी भी तरह से, और इसके बाद में इसी पर भी नहीं मिलता है तो आपको ईमेल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके द्वारा या व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप कांटेक्ट